नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे YouTube चैनल सफरनामा में आप सभी का स्वागत है। आज जो है मैं लेक्चर लाया हूँ 12th क्लास की केमिस्ट्री के लिए, जिनका पहला एकक है जो है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में क्विक रिवीजन में चर्चा करेंगे। पूरे डिटेल में तो मैं भी नहीं जाऊँगा, लेकिन जितना जाऊँगा उतना सटीक तरीके से जाऊँगा। देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। सबसे पहले ठोस अवस्था में क्या क्या गुण होते हैं देखिए। सबसे पहले तो अणु जो है आपस में चिपके होते हैं। अगर अणु आपस में चिपके होंगे तो उनके बीच की अंतरा आणविक दूरी, अगर ये एक अणु है ये एक अणु है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? बहुत ही कम होगी, ना के बराबर होगी, नगण्य होगी। दूसरा देखिए, अंतरा आणविक बल कितना लगेगा। अब देखिए, जब आसपास मॉलिक्यूल हैं तो उनके बीच में बल भी प्रबल होगा। ठीक। तीसरी चीज, इनका निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, निश्चित द्रव्यमान होता है, मास होता है। तीसरी चीज कि ये चौथी चीज सॉरी, ये असंपीड्य एवं कठोर होता है। असंपीड्य एक ऐसा गुण है कि अगर मैं उसको कंप्रेस करूंगा तो कंप्रेस नहीं होगा। जैसे ये सॉलिड है, अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो ये कंप्रेस नहीं होगा, ये असंपीड्य है। ठीक है, और कठोर है ही। अगर कणों की व्यवस्था के आधार पर मैं ठोस को वर्गीकृत करूं तो यह पुनः दो भागों में मैं इसको विभाजित कर सकता हूं। जैसे पहला है क्रिस्टलीय, दूसरा है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है छोटे छोटे क्रिस्टलों से मिलकर बनते हैं, और छोटे छोटे क्रिस्टल जो है सब समान प्रकार के होते हैं। इसलिए इनके बीच की अगर जो व्यवस्था बोलूँगा तो ये दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। ये वास्तविक ठोस होते हैं। इनका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। एनसीईआरटी की किताब में क्वार्ट्ज का एक स्ट्रक्चर है, कृपया उसे देख लीजिएगा जो 12 के छात्र हैं। अगली चीज है गलन ऊष्मा जो है इनमें निश्चित होती है और विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। मेरे एक स्टूडेंट ने इसका एक ट्रिक बनाया था, गौ विवादी। गौ माने गलन ऊष्मा निश्चित, वी माने विषम दैशिक। अच्छा, विषम दैशिक मैंने नहीं समझाया। विषम दैशिक ऐसी प्रकृति होती है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक। ठीक है, और हिंदी में विषमदैशिक हो गया। मतलब क्या है कि इसके गुण हर बिंदु पर अलग अलग होंगे। यहाँ पे इसके गुण कुछ अलग होंगे, यहाँ पे इसके गुण कुछ अलग होंगे, यहाँ पे इसके गुण अलग होंगे। तो इस प्रकृति को कहते हैं विषमदैशिक या एनिसोट्रॉपिक नेचर। ठीक। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे क्वार्ट्ज और NaCl। अगला क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में लघु परासी व्यवस्था होती है। लघु परासी व्यवस्था होती है। इनके ये जो है आभासी ठोस होते हैं। आभासी ठोस किस लिए कहते हैं? देखिए, आपने अगर कांच देखे होंगे पुराने घरों के, तो उन कांचों में क्या होता है, ऊपर जो बहुत पुराने हो जाते हैं उनमें जो है ऊपर तो जो है उनकी मोटाई थोड़ी पतली होती है, नीचे जो है वो मोटे हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो है धीरे धीरे करके जो है उसके अंदर प्रवाह हो रहा है, इसलिए इनको आभासी ठोस बोलते हैं या अतिशीतित द्रव्य बोलते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए कैसे कांच को बनाया जाता है इसके बारे में पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगला चीज है असमाकृति आकार के होते हैं। असमाकृति मतलब एक समान आकार नहीं है, ज्यामितीय आकार समान नहीं है, कहीं पे कुछ आकार है कहीं पे कुछ आकार है। दैशिक प्रकृति के है, जो इनके गुण होंगे हर पॉइंट पे एक समान होंगे। ठीक है, जैसे कि आपने चश्मा, अगर आप चश्मा देखोगे हर तरफ से, जिसका जैसे 4.0 डायप्टर का है चश्मा, -4.0 डायप्टर का है, तो चाहे किनारे से देखे चाहे सीधे से देखे, सब जगह से उसे समान ही दिखेगा। अगला इसके उदाहरण हो जाएंगे कांच, रबर या प्लास्टिक। ठीक। अब ज़्यादातर ठोस जो है क्रिस्टलीय प्रकार के होते हैं, इसलिए हम सिर्फ क्रिस्टलीय प्रकार के बारे में पुनः पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज़ है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण अवयवी गुणों के आधार पर किया जाता है। पहला होता है आणविक ठोस। आणविक ठोस में अवयवी कण अणु होते हैं। दूसरा होता है आयनिक ठोस, जिसमें आयन जो है इसके अवयवी कण होते हैं। धात्विक ठोस। धात्विक ठोस जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों के बीच में, इलेक्ट्रॉनों के समंदर के बीच में कुछ पॉजिटिव चार्ज आयन आ जाते हैं या धनात्मक आयन आ जाते हैं, तो तब जो है धात्विक ठोस का निर्माण होता है। सहसंयोजक ठोस बहुत सारे छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। अगली चीज, अगर मैं आणविक ठोस को पुनः विभाजित करना चाहूँ तो ये ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस में इनको मैं पुनः विभाजित कर सकता हूँ। ज़्यादा कुछ मैं इस पर नहीं जाऊँगा, आप NCERT की टेबल को पढ़ लीजिएगा 12th क्लास के बच्चे। अगर ध्रुवीय है तो इनके बीच में जो बल लगेगा अणुओं के बीच में, वो जो है द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय अन्योन्य क्रिया होगा। इंग्लिश में हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल मूवमेंट।
अगला है अध्रुवीय। अध्रुवीय में जो है अणुओं के बीच में जो बल लगेगा वो लंदन बल होगा। तीसरा जो है हाइड्रोजन आबंध जो होगा, हाइड्रोजन आबंध जो है अणुओं के बीच, हाइड्रोजन आबंध वाले ठोस में जो है अणुओं के बीच में हाइड्रोजन आबंध बनेगा लगेगा, जैसे कि बर्फ। बर्फ क्या है, H2O है, तो उनके बीच में बर्फ के पार्टिकल किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बल के कारण। तो ये है। और अगर इनके और गुण तो क्या देखना आपने, ये देख लेना कि ये विद्युत रोधी होते हैं, बस ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। आयनिक ठोस क्या होता है, आयनिक ठोस मैंने बताया था आयन से मिलके बनते हैं। इनके जो अणुओं के बीच में बल लगता है वो कूलाम बल लगता है। अगला चीज़ है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों के समंदर में कुछ धनात्मक आयन आ जाते हैं तो तब धात्विक ठोस बनते हैं। इनके बीच में जो बल लगता है वो धात्विक बल होता है। गुण के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये विद्युत चालक होते हैं, वो आपको पता ही है। कोई भी धात्विक ठोस ले ले, चाहे आपने लोहा ले लिया तो उसमें जो है विद्युत को अपने अंदर से वो जाने देता है, तो इसलिए वो विद्युत चालक हो गया। अगली चीज़ क्या है, सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस में जो उनके परमाणुओं के बीच में बल होता है वो सहसंयोजक आबंध होता है। ये सारे के सारे विद्युत चालक होते हैं, एक्सेप्ट ये अपवाद है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। अपवाद जो है इसका वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है विद्युत रोधी होता है, बस इसमें इतना याद कर लीजिएगा, वो बहुत है। तीसरी अगला टॉपिक है हमारे पास क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल से बनता है। क्रिस्टलों से मतलब अगर मैं केमिस्ट्री की भाषा में बोलूँ तो बहुत सारे छोटे छोटे अगर अणुओं के बीच में या ये जो बिंदु हैं, बहुत सारे जो बिंदु हैं, क्रिस्टल बिंदु जो हैं, उनको अगर मैं जोड़ दूं तो ये क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। और क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई को हम एकक कोष्टिका बोलते हैं। एकक कोष्टिका को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आद्य एकक कोष्टिका, दूसरा है केंद्रित एकक कोष्टिका। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मैं पॉइंट अब बोलने वाला हूँ। आद्य एकक कोष्टिका में अणु या फिर गोले बोल दूं, अणुओं को मैं गोला बोलने वाला हूँ अब, ठीक है, क्योंकि मैं गोले से ही बना रखे हैं यहाँ पे, तो गोले से ही याद कर लीजिएगा। गोले जो है कोने कोने ऊपर होते हैं। तो अगर एक घनिया आकार का क्रिस्टल जालक है या एकक कोष्टिका है तो उसमें क्या होंगे, कोने कोने पे होंगे। तो एक कोने पे जो है 1/8 भाग होता है, इसको समझ लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो एक कोने में एक एकक कोष्टिका में 1/8 भाग जाएगा। टोटल कोने कितने हैं गिन के देख लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। एक में 1/8 भाग है तो टोटल परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। ठीक। दूसरी संकुलन क्षमता भी निकालने के लिए आती है। संकुलन क्षमता की अगर मैं परिभाषा बता दूं, संकुलन क्षमता जो है कुल गोलों का आयतन बटे कुल आयतन का रेशियो होता है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परसेंटेज निकल जाएगी संकुलन क्षमता की। तो इसमें जो है जब एक जो है एकक कोष्टिका में सिर्फ एक ही गोला है तो इसकी संकुलन क्षमता कमी होने वाली है, तो वो कितनी होती है, 52% होती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, काम आएगा। निकालना मैं यहाँ पे नहीं सिखा सकता क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो। अगला क्या है, केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका में को भी पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका और अंतः फलक के एकक कोष्टिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। फलक एकक कोष्टिका को हम FCC बोलते हैं। FCC मतलब फलक में है, फेस में है, तो फेस में होंगे। तो देखो टोटल एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, हर फेस में आधा आधा हो जाएगा, हर फलक में आधा आधा आ जाएगा। तो 6 फेसों में आधा आधा आएगा तो कितना हो जाएगा, 6 फेसों में आधे आधे परमाणु आएंगे। तो देखो 6 2 3 6 हो जाएगा, तो 3 आ जाएंगे हमारे पास। अब अणुओं की संख्या 3 तो यहाँ से आ गई, लेकिन कोनों में भी तो है, और कोनों में वही 1/8 वाला फार्मूला, वहाँ से एक और आ जाएगा। तो टोटल जो है परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 4। अगर इसकी संकुलन क्षमता निकालेंगे तो 74% आ जाएगी। ठीक। अगर मैं बात करूं अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका की, जिसे हम BCC बोलते हैं, इनमें जो है अब अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में ऐसे नहीं होगा कि कोने कोनों में है। ठीक है, कोनों में तो रहेगा ही, कोनों में तो रहेगा ही, कोनों में तो रहेगा ही, साथ में एक जो है सेंटर में भी आ जाता है। तो 1/8 1/8 करके अगर आप इन सबको जोड़ दोगे तो वो तो 1 निकल जाएगा, प्लस एक जो सेंटर में है, तो टोटल परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। परमाणु की संख्या 2 हो जाएगी, संकुलन क्षमता 68% हो जाएगी। अगला टॉपिक है आपके पास
उप सहसंयोजक संख्या। उप सहसंयोजक संख्या वो संख्या होती है अणुओं के आसपास कितने अणु जुड़े हैं, ठीक है। मतलब कि अगर मैं एक जो है वन डायमेंशन लेता हूँ, एक निविड़ संकुलन वाला, एक विमीय निविड़ संकुलन लेता हूँ, तो उसमें क्या होगा, एक ही लाइन पे है सारे, तो एक इसकी संकुलन क्षमता कितनी होगा, इस पे कितने चिपके हैं, 1 और 2 चिपके हैं, तो उसकी उप सहसंयोजक क्षमता कितनी हो जाएगी, 2। अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूँ तो उसमें जो है 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इसके ऊपर नीचे देखो कितने आ गए, 1 2 3 और 4, तो इसकी उप सहसंयोजक क्षमता क्या हो जाएगी, 4। अगर मैं इसी में ही जो है इसका जो है पैटर्न बदल देता हूँ, अगर ऊपर वाला ए पैटर्न है, दूसरा वाला बी पैटर्न बना देता हूँ, और ये जो है अब इनके बीच में चल जाएगा, ठीक है, बीच में चल जाएगा, ज़्यादा डेंस हो जाएंगे। तो अब जो है उप संयोजक जो क्षमता बने उप सहसंयोजक संख्या बनेगी, तब वो 6 आके आ जाएगी, ठीक है। देख लीजिएगा, देखो इसके बीच में अब ये इस पे भी चिपक रहा है, इस पे भी चिपक रहा है, इस पे भी चिपक रहा है, 3 इधर से 3 नीचे से, ठीक है, 6 हो जाएगी। ऐसे ही त्रिविमीय निविड़ संकुलन में भी देख लीजिएगा। अगला टॉपिक आता है आपका घनत्व। घनत्व आपको पता ही है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान बटे आयतन में लेकिन हमें तो मॉलिक्यूलर वे में निकालना है, तो क्या होगा, जेड जो है ये संख्या है, जैसे परमाणु संख्या है, आधे का कॉस्टिका होगा तो 1 होगा, एफसीसी होगा तो 4 होगा, बीसीसी होगा तो 2 होगा। एम मॉलिक्यूलर मास है, एनए जो है, एनए क्या है, वही 6.022 इंटू 10⁻⁻23 शायद, ठीक है। देख लीजिएगा, इसको हम बोलते हैं अवागाद्रो नंबर, और ए क्यूब, क्योंकि एक का कोष्टिका है तो ए क्यूब हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप रट लीजिएगा, पेपर में वैसे नहीं बनते हैं, उत्तराखंड बोर्ड में इससे सवाल नहीं बनते हैं, पर फिर भी फार्मूला तो कम से कम याद कर ही लीजिएगा, अगर गलती से आ गया तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठोसों में अपूर्णताएं, ठोस परिपूर्ण नहीं होते हैं, उनमें कोई ना कोई दोष होता है। 2 प्रकार के दोष पुनः हम बोल सकते हैं, क्या क्या होते हैं, एक होता है बिंदु दोष, एक होता है रेखीय दोष। बिंदु दोष में अगर उस अणु के आसपास ही है प्रॉब्लम तो वो हो जाएगा बिंदु दोष। अगर रेखीय दोष में क्या होगा, पूरी की पूरी रेखा में ही पूरा दोष है, तो वो हो जाएगा रेखीय दोष। हमें रेखीय दोष के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें बिंदु दोष के बारे में पढ़ना है इस पूरे 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में। तो और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बिंदु दोष के प्रकार। बिंदु दोष के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है स्टाइकियोमेट्री दोष, दूसरा होता है अशुद्धता दोष, तीसरा होता है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, ठीक है, स्टाइकियोमेट्री दोष। फिर यह है स्टाइकियोमेट्री दोष को भी पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं हम, पहला होगा रिक्तिका दोष, दूसरा होगा अंतराकाशीय दोष। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। रिक्तिका दोष में क्या होगा, एक अणु अपनी जगह को एक आध अणु जो है अपनी जगह को छोड़कर, अपने क्रिस्टल को छोड़कर दूसरे क्रिस्टल में चले जाएंगे। तो क्या होगा, जब कोई अणु अपनी जगह को छोड़कर दूसरे क्रिस्टल में जाएंगे तो क्या होगा, घनत्व कम होगा, क्योंकि द्रव्यमान कम होगा, अणु चले गए। तो इसमें जो है द्रव्यमान कम होता है और घनत्व भी कम होता है। अंतराकाशी दोष में क्या होता है कि बाहर वाले क्रिस्टल से इस वाले क्रिस्टल में कोई जो है परमाणु जो है आके घुस जाते हैं और इंटरस्टिशियल साइट में अपनी जगह बना कर लेते हैं। तो ये देखो, ये आपस में आ गए, ये दो जो है दूसरे क्रिस्टल से यहाँ पर आ गए, तो इस दोष को कहेंगे हम क्या, अंतराकाशीय दोष। इसमें घनत्व बढ़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो उसके बाद देखिए जो एग्जाम में आता है, पहला आता है आपका फ्रैंकल दोष, आएगा ही आएगा, 90% चांस है कि इस चैप्टर से यही सवाल पूछा जाता है। फ्रैंकल दोष क्या होता है, फ्रैंकल दोष एक्चुअली ये दोष होगा आयन्स में। आयन में देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आयन में ही होते हैं धनायन और ऋणायन। अब क्या होगा, कोई धनायन अपनी जगह को छोड़कर दूसरे किसी इंटरस्टिशियल साइट में बैठ जाएगा, तो इस प्रकार का दोष होता है फ्रैंकल दोष। अगर आपको याद करने में, एग्जाम्पल याद करने में दिक्कत होगी तो AgBr दोनों में याद कर लो, क्योंकि ये इस क्रिस्टल में दोनों दोष होते हैं, ठीक है। फ्रैंकल दोष भी हो सकता है, शॉर्टकी दोष भी हो सकता है, तो AgBr को याद कर लेना। नेगेटिव ये क्या इसने गलत बना दिया, नेगेटिव आयन होगा, ठीक है, पॉजिटिव का तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आयन अपनी जगह को छोड़कर किसी और स्थान में चल जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है,
शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष में क्या होगा, शॉर्टकी दोष में क्या होगा कि यहाँ से एक पॉजिटिव आयन, यहाँ से एक धनायन, एक ऋण आयन, दोनों के दोनों अपनी जगह को छोड़कर दूसरे क्रिस्टल में चल जाएंगे, जैसे कि रिक्तिका दोष में था। तो शॉर्टकी दोष अब एक प्रकार का रिक्तिका दोष है, लेकिन ये एक आयनिक दोष है, आयन्स में होता है, और ये एक जनरल दोष था। ठीक है, तो शॉर्टकी दोष को हम रिक्तिका दोष कह सकते हैं। दूसरा जो है बिंदु दोषों के प्रकार में आता है अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष में क्या आएगा, मान लो NaCl का कोई क्रिस्टल है, Na है, Cl है, Na है, Cl है, NaCl है, बीच में जो है Na की जगह में Sr2 पॉजिटिव आ गया, Sr2 पॉजिटिव आ गया, जिसके कारण यहाँ पे से एक और Na को बजाना पड़ेगा, क्योंकि दो है पॉजिटिव आयन, तो एक और Na पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा। तो इस प्रकार के दोष को अशुद्धता दोष बोलते हैं, क्योंकि दूसरे का क्रिस्टल इस क्रिस्टल के अंदर, दूसरे के क्रिस्टल का कोई जो है योग जो है यहाँ पर जुड़ रहा है, मतलब कोई भी केमिकल बाहर से, जैसे NaCl में Sr आ रहा है, Na नहीं आ रहा है, Cl नहीं आ रहा है, Sr आ रहा है सीधा बीच में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अशुद्धता दोष। फिर आता है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष में कुछ नहीं है, पॉजिटिव धनायन और ऋणायन के बीच में जो है ऋणायन की जगह में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बीच में, तो इस प्रकार के दोष को हम नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। अगला टॉपिक है आपके पास चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक। चालक, अगर चालकता का परास 10⁴ से 10⁷ तक पर ओम पर मीटर होता है तो उसे हम चालक कहेंगे। अगर चालकता का परास 10⁻⁻20 to 10⁻−10 पर ओम पर मीटर होता है तो वो विद्युतरोधी माने जाएंगे। अगर चालकता का परास 10⁻⁻6 से 10⁻4 तक होते हैं, पर ओम पर मीटर तक होते हैं, तो उसे अर्धचालक कहा जाएगा। अर्धचालक 3 प्रकार के हो सकते हैं जो हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लिए, एक होता है नैज अर्धचालक। अर्धचालक का अगर आपको समूह देखना है तो 14वां समूह आपके पीरियोडिक टेबल का होता है, जिसको हम कहे सियाजी सुनो प्रभु न ट्रिक से याद करते हैं, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। ठीक है, इस वाली ट्रिक से याद कर सकते हैं, कहे सियाजी सुनो प्रभु। तो नैज अर्धचालक के केस में हम सिर्फ तापमान ही बढ़ा के जो है इनके अंदर चालकता डाल सकते हैं। अगला प्रकार क्या है, N प्रकार का अर्धचालक। N प्रकार के अर्धचालक में क्या होगा, 14वें समूह, जैसे सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल है, सिलिकॉन के क्रिस्टल में कोई 15वें समूह का फास्फोरस या आर्सेनिक चले गया। ठीक है, अब ये जाएगा तो 15वें उसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन, देखो 4 इसमें तो 4 ही थी ना वैलेंसी, यहाँ से 5 आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। इस एक इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर या N प्रकार का अर्धचालक। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, आपकी बुक में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि होगा। दूसरा है P प्रकार का अर्धचालक, इसमें होता है इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ होती है, इनको हम इससे भी कहते हैं। ये 14वें समूह और 13वें समूह, 14वें समूह और 13वें समूह को मिला के बनते हैं। देखो जैसे कि 14वां समूह है सिलिकॉन क्रिस्टल है, सिलिकॉन क्रिस्टल में मान लो एल्युमिनियम क्रिस्टल का कोई कण आ जाता है। अब देखो इसकी वैलेंसी थी 4, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आके जुड़ सकते थे, पर इधर तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 तो इसको भर लेंगे, एक जगह खाली बच जाएगी, एक जगह खाली बच जाएगी, तो वो इनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगी, जिसके कारण अस्थिरता क्रिएट होने के कारण फिर चालकता चालू हो जाएगी। तो इनको हम P प्रकार के अर्धचालक बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट पूरे केमिस्ट्री के पहले पार्ट में जितना इम्पोर्टेंट था पूरा मैंने इसमें समेट दिया इस वीडियो में। कृपया इसे हर बार देखते रहिएगा, जब भी आपको रिवाइज करना होगा आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद।